नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव डिस्कवरी पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि वीडियो किस पे आधारित है। यह वीडियो मैंने बनाया भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ खुला, क्योंकि आज हर एक की ज़िंदगी में कहीं न कहीं प्रिंटिंग प्रेस जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने दुकान खोली तो उन्हें लेटर पैड, एडवर्टाइजिंग के लिए बैनर, अपने कॉन्टैक्ट के लिए विजिटिंग कार्ड, अपने शॉप के लिए बिल वगैरह वगैरह छपवाने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जानकारी निकालूं कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कैसे हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 15वीं सदी में ही शुरू हो गया था। 15वीं सदी में यूरोप में शब्द जब मुद्रित हुआ तो उसने मनुष्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नए समय ने जन्म लिया। रोमन साम्राज्य में जर्मन जॉन्स गुटरबर्ग ने 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था और उसी के साथ यूरोपियन रेनेसां और आधुनिक युग का उदय हुआ था। आश्चर्यचकित कर देता है जानना कि हमारे इस मुंबई शहर में भी पहला प्रिंटिंग प्रेस 17वीं सदी में ही स्थापित हो गया था, और वो भी एक भारतीय द्वारा। यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार अभी यहाँ ठीक से फैला नहीं था। इस शहर में बीते समय के किस्से बिखरे पड़े हैं, लगभग रहस्य कथाओं की तरह। मुंबई में यह प्रिंटिंग प्रेस 1674-75 ईस्वी में एक व्यापारी ने लगाया था, जिनका नाम था भीमजी पारेख। सूरत निवासी भीमजी पारेख के भीतर एक नए युग का सपना था और एक अद्भुत जुनून। उनकी यह कहानी खासी दिलचस्प है। यह सच है कि मुंबई में इस प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना से पहले 16वीं सदी में भारत के तटीय इलाकों में ईसाई धर्म प्रचारकों के मार्फत मुद्रण टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो चुका था, पर उनके उद्देश्य दूसरे थे। ईसाई धर्म प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के लिए बाइबल की छपी हुई प्रतियाँ लेकर यहाँ आते थे। गोवा में उन्होंने देश का पहला प्रिंटिंग प्रेस जरूर खोला, पर केवल बाइबल की प्रतियाँ छापने के लिए। भीमजी पारेख ने मुंबई में 1674-75 ईस्वी में जब अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला तो उनका वो प्रेस अपनी परंपरा की स्मृति और सामूहिक बोध के प्रसार के लिए एक नए युग की वास्तविक शुरुआत थी। यह उल्लेखनीय है कि अभी किताबें छपनी शुरू नहीं हुई थी। भारत में किसी समाचार पत्र की शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई थी। भीमजी पारेख ने अपनी छापे खाने की मशीन यूरोप से आयात की थी। वे उससे सूरत में लगाना चाहते थे। इस इतिहासकार मकरकंद मेहता अपनी पुस्तक में लिखते हैं, इंडियन मर्चेंट एंटरप्रेन्योर्स इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनके बुक का नाम है, जिनमें वे लिखते हैं कि भीमजी पारेख ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कमीशन एजेंट थे और सिक्कों के विनिमय का कारोबार करते थे। कंपनी ने उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर उन्हें एक मेडल और सोने के चेन भी प्रदान किए थे, जिसकी कीमत 1683 में 150 शिलिंग थी। जे.बी. प्रिमरोज, जो कि एक लेखक है, वो अपनी बुक में ए लंदन प्रिंटर्स विजिट टू इंडिया इन 17th सेंचुरी में लिखते हैं कि भीमजी पारेख ने मुंबई प्रांत के तत्कालिक गवर्नर गोडाल्ड ओगरिया से अनुरोध किया था कि वे छपाई की मशीन के साथ एक ऐसा विशेषज्ञ भी यहाँ बुलाना चाहते हैं जो ब्राह्मी लिपि, आधुनिक देवनागरी के मैटर को छाप सकें, और वे इसके लिए उस विशेषज्ञ को 3 वर्षों तक सालाना 50 पाउंड का पारिश्रमिक देने को तैयार है। भीमजी के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेनरी हिल्स नामक एक मुद्रण विशेषज्ञ यहाँ बुला भेजा। ब्राह्मी लिपि के लिए टाइप अक्षरों को गढ़ने का काम शुरू हुआ। हालांकि हेनरी हिल्स के पास भारतीय लिपि में टाइप फॉन्ट काटने की निपुणता नहीं थी। भीमजी ने इसके लिए कंपनी से अक्षरों की कास्टिंग करने वाले टाइप फाउंडर को मंगवाने का अनुरोध किया। वे ब्राह्मी लिपि में लिखे प्राचीन ग्रंथों, पोथियों, पांडुलिपियों के ताड़पत्रों को कैद से निकालकर कागज़ की दुनिया में उतारना चाहते थे। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी भारत में ऋषि मुनि हुए, वे पहले जो भी धर्म ग्रंथ होते थे उन्हें वे ताड़पत्रों में ही लिखा करते थे। इधर कंपनी को यह लगता रहता था कि भीमजी बाइबल के प्रतियों को अपने यहाँ देवनागरी में छापेंगे और ईसाई धर्म के प्रचार में मदद करेंगे। बम्बई में यह दो सांस्कृतिक परिवेशों का पहला टकराव था। एक विवाद पैदा हो गया। हेनरी हिल्स का मथुरा छोड़कर लौट गए। भीमजी पारेख ने करारनामा तोड़ने के आरोप में उस पर कानूनी मुकदमा दायर कर दिया। कंपनी ने उसकी जगह दूसरे किसी विशेषज्ञ को बुलाने का इंतजाम नहीं किया। इंग्लैंड से अक्षरों की कास्टिंग करने वाला कोई टाइप फाउंडर यहाँ नहीं आया। भीमजी ने स्थानीय लोगों से यह काम करवाने की कोशिश की, पर परिणाम संतोषजनक नहीं थे। इन लोगों को इस काम का कोई अनुभव नहीं था। पारेख मृत्यु पर्यंत देवनागरी में छपाई शुरू करने के इस अभियान में लगे रहे, तरह तरह के अवरोधों से लड़ते रहे। उन्होंने अपना बहुत सारा धन भी इस पर खर्च कर दिया था, पर उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ।
मकरंद मेहता अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यूरोपीय लोग या स्थानीय लोगों को इस किसी भी नई कला में प्रशिक्षित करना ही नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि यदि ऐसा करेंगे तो उन्हें देसी प्रतिभा से स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मी लिपि में भारतीय ग्रंथों को छापने का भीम जी का वह सपना उनके जीवन काल में अधूरा रह गया। अलबत्ता रोमन लिपि में बहुत सारी चीज़ें इस प्रेस से मुद्रित होती रहीं। 1680 में भीम जी पारेख के निधन के कई वर्ष बाद अंग्रेजी के टाइपोग्राफर और भारतविद चार्ल्स विलिंग्स ने देवनागरी के फॉन्ट बनाए और 1805 में जो पहली पुस्तक देवनागरी में मुद्रित हुई वो भगवत गीता थी। आज हम एक डिजिटल युग में हैं। साइबर संस्कृति और पेपरलेस कामकाज के इस ज़माने में आज की युवा पीढ़ी को छापे खाने और टाइप्स एंड फाउंड्री की वो संस्कृति, उसके लिए किया गया संघर्ष और मुद्रित शब्द का वो पुराना दौर शायद एक मिथ के समय लगे, लेकिन जिन्होंने भी बहुत पुराने समय में काम किया है वो हमें आज भी बताते हैं कि पहले की प्रिंटिंग प्रेस और अभी की प्रिंटिंग प्रेस में बहुत ही अंतर है। लेकिन आरंभिक जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर मेटल टाइप, रोटरी प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटिंग तक होते हुए आज डिजिटल प्रिंटिंग और 3 डायमेंशन प्रिंटिंग तक पहुंची हमारी यात्रा सभ्यता, नगरों के विकास, संस्कृतियों के बदलाव, कार्यशैलियों में उलटफेर की यात्रा भी है। भीम जी पारेख की तरह कितनी ही गाथाएं इसमें छुपी हुई है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।